दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। कक्षा 10वीं बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की किताब कला और संस्कृति की, जिसमें पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। तो शुरू करते हैं हमारा इस किताब का पहला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। उन्नीस सौ 49 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कई बार ये प्रश्न बना है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इसमें 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अगली लाइन ये बनती है कि इसके बाद 1829 में एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। कई बार एग्जामों में यहाँ से लेकर ये लाइन कभी बहुत सी बार ये एग्जाम में पूछी जाती है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश का विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धनव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। यह प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि मरु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर, पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। तो सूरसेन शब्द का प्रयोग हुआ है धौलपुर और करौली के लिए। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठ पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था।
उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण ग्रीवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का बांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। अब है इसमें प्रागैतिहासिक राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एक ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज भी मरुस्थल है। कुछ किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और द्रष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। अब जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सैटर्नकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, दक्कन कॉलेज, पुणे के वीरेंद्र नाथ मिश्र और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। अगली इम्पोर्टेंट लाइन है, जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. ऑलचिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अगला है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले।
इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट और कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया। अगला है उत्तर नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान में धातु काल। ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गीलोन, राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ौत व चितवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहौली, सवाईमाधोपुर, मल्लाह, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लौह काल। लौह काल ताम्र और कांस्य के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रखा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह इम्पोर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछी गई है। जोधपुर, जयपुर तथा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई। लौह काल के पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुर, जयपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग का आरंभ हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।